एक लड़का गुब्बारे पर निशाना लगा रहा था। दूसरा लड़का उसे बता रहा था कि कौन से गुब्बारे पर निशाना लगाना है। जैसे भी निशाना लगता है वह लगा रहा था। गुब्बारे पर निशाना लगता ही नहीं था, यानी कि उसका निशाना चुक जाया करता था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। इस दृश्य को एक भिखारी जो पास में खड़ा हुआ था, वह भी देख रहा था। तब उस भिखारी ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं एक बार निशाना लगा के देखूं। एक बार वह जैसे ही उस लड़के ने उस भिखारी की तरफ देखा और देखकर देखते ही दंग रह गया। हालांकि जिस भाव से उसने कहा था वह लड़का मना नहीं कर पाया। इसके बाद वह बंदूक दे दिया गया उस भिखारी को, यानी कि एयर गन दी जाती है कि निशाना लगाओ, और निशाना लगाने लगता है वह भिखारी। उस भिखारी को जो जो टारगेट दिया गया था, उसने हर एक टारगेट को बड़े आसानी से भेद दिया था और लगा दिया था। और इस दृश्य को उस मेले में बहुत सारे लोग देख रहे थे और देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक भिखारी का निशाना इतना बढ़िया कैसे हो सकता है, और एक भिखारी का निशाना इतना कभी चूका नहीं ना हो कैसे हो सकता है। दुकानदार भी हैरत में था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग जरूर आते थे, लेकिन ऐसा अचूक निशाने वाला कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आया था अभी तक। दरअसल कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद उस लड़के के सामने, जो लड़का अभी कुछ दिन पहले मेले में गुब्बारे पे निशाना लगवा रहा था, उसके सामने मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही थी। और उस न्यूज को देखने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है, तुरंत अपनी माँ के पास आता जाता है। मेले में मुझे यही व्यक्ति मिला था, दरअसल यह भिखारी नहीं, यह तो अधिकारी है। असल में आज की जो कहानी है उस भिखारी की है, जो कभी अधिकारी हुआ करता था। कैसे वह भी अधिकारी भिखारी बन गया, कैसे मिला, यह कहानी बहुत ज्यादा वायरल होती है। और कैसे उस लड़के ने अपनी दास्तां एक सोशल मीडिया के पेज पर शेयर की थी। आज की जो कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यह कहानी मध्य प्रदेश के है। मध्य प्रदेश के 25 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। 10 नवंबर 2020 को उसकी मतगणना होने वाली थी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाता है। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि कौन सी सीट पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यह जानने के लिए दिन भर लोग टेलीविजन पर जुटे रहते थे। लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा होता है, ग्वालियर, जहां पर कुछ तकनीकी इश्यूज की वजह से वहां की सीट पर जो घोषणा आनी थी वह थोड़ा लेट हो गया। रात के तकरीबन 1 बज जाते हैं, और जब वहां की सीटों का कौन जीता है इसका घोषणा होता है, तो उसके बाद लोग राहत की सांस लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। डीएसपी की जिनकी पोस्ट होती है, एक का नाम रत्नेश कुमार तोमर होता है और दूसरे का नाम, दूसरे अधिकारी उनकी दूसरे जो डीएसपी होते हैं उनका विजय भदौरिया नाम होता है। दोनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते थे और यह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि नहीं चल रहा है। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 10 नवंबर साल 2020 की मैं बात बता रही हूँ। जैसे ही अपनी गाड़ी से ये दोनों अधिकारी जा रहे थे, अचानक ही उनकी गाड़ी की जो लाइट थी, उस लाइट में एक आदमी दिख जाता है। आदमी दिखता है, दिखने के बाद में वह आदमी छिपने की कोशिश करने लगता है। जैसे वह व्यक्ति छिपता है तो दोनों अधिकारी एकदम सतर्क हो जाते हैं कि यह आदमी कौन था जो छिप गया है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद उस गाड़ी को पीछे लाया जाता है, तो सिपाही से कहा जाता है जाकर देखो कौन है जो कि छिपने की कोशिश कर रहा है। जैसे दोनों अधिकारियों ने आदेश दिया, उसके बाद सिपाही ने जाकर जब करीब से देखा तो पता चलता है कि एक भिखारी है जो पुलिस की जीप को देखकर थोड़ा छुप गया है, साइड से हो गया है। एक भिखारी है। जब वह दोनों अधिकारी के पास आते हैं तो बताते हैं कि साहब एक भिखारी है, उसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे, दाढ़ी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, बाल उसके बहुत बड़े हुए हैं, इसीलिए इसी के चलते वह
उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। लेकिन सर एक बात जरूर कहूंगा कि वह ठंड से पूरी तरह से कांप रहा था। जैसे दोनों अधिकारी आपस में दोनों बातचीत करने लगते हैं कि ठीक है, उसे ठंड लग रही है तो कुछ उसके लिए इंतजाम कर देते हैं। ऐसा ना हो कि सुबह को हम लोगों को ही यहाँ पर आना पड़े, सूचना मिले और दोबारा से हमें आना पड़े। दूसरा जो अधिकारी होता है वह अपनी जैकेट निकालता है और जैकेट निकालकर उस अधिकारी को देता है। जैसे ही उस भिखारी ने जैकेट को पहना तो उधर से वह बोलता है, थैंक यू वेरी मच रत्नेश, और तुम कैसे हो। जैसे भिखारी ने यह बात कही, रत्नेश जो डीएसपी रत्नेश कुमार थे, वह एक जो डीएसपी था उनसे पूछता है कि तुम इसे जानते हो, और भिखारी से रत्नेश पूछते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तब भिखारी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। जैसे मनीष मिश्रा के बारे में बात सामने आती है, 50 साल का व्यक्ति, उसके तन पर जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, ठंड से वह कांप रहा था। नाम अपना मनीष मिश्रा बता रहा है। अब मैं मनीष मिश्रा का नाम सुनने के बाद रत्नेश कुमार और विजय सिंह भदौरिया आपस में बातचीत करने लगते हैं। 1999 में जब भर्ती होती है मध्य प्रदेश पुलिस में, तो वह इंस्पेक्टर के रूप में होते हैं। वह रत्नेश कुमार, तोमर और जो मनीष थे वो बहुत खास दोस्त होते हैं। मनीष मिश्रा जो दोनों साथ साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं। मनीष मिश्रा पढ़ने में बेहद होशियार भी होता है। अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने का इसका अंदाज था और इसका तारीफ भी बहुत ज्यादा था। 1999 सर्विस में यह दोनों एक बार एक साथ ही भर्ती हुए थे। चुपचाप यह सुन रहा था, लेकिन कोई ज्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी जो मानसिक स्थिति थी उसकी खराब हो चुकी थी, वह ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी डीएसपी और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त है तो गाड़ी में बैठने गाड़ी में बोलो। लेकिन वह व्यक्ति तैयार नहीं होता है गाड़ी में बैठने के लिए और बोलता है मैं नहीं जाऊंगी। बहुत मशौरात होती है, बहुत मशक्कत होती है, लेकिन वह नहीं तैयार होता है। तभी एक सिपाही बोलता है कि एक एनजीओ को फोन करो और एनजीओ आएगा, और वहां के पदाधिकारी फोन किया जाता है तो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति होता है जो कि 1999 में मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भर्ती होता है, उसके बाद 2005 तक उसकी जो भी पोस्टिंग थी वो अलग अलग हिस्सों में थानेदार के रूप में होता है। अलग अलग जिलों में वह थानेदार था, लेकिन वह आज भिखारी बन चुका है। एनजीओ में उसको लेकर जाया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसकी दाढ़ी कटाई जाती है, उसके बाल बनाए जाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। जो मनीषा मिश्रा के जितने भी दोस्त थे वह सारे लोग इससे धीरे धीरे मिलने के लिए आते हैं और यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार इतना यह होशियार था जिसका निशाना अचूक था और इसकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, तो यह हुआ क्या कि इसकी नौकरी चली गई और यह भिखारी बन गया। दरअसल जब इसके बारे में पता किया गया तो पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसके पिताजी और जो चाचा थे वह इंस्पेक्टर के पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। खुद इसका भाई भी, वह भी पुलिस डिपार्टमेंट में, अच्छी डिपार्टमेंट में होता है, और जो चचेरी बहन होती है वह विदेश में दूतावास के तौर पे फॉरेन सर्विस कर रही होती है। पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा होता है और पत्नी जो होती है वह न्यायिक सेवा में होती है। लेकिन साल 2005 तक तो जिंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक इसकी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से यह ड्यूटी पर कम और अपने घर पर ज्यादा रहने लगते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इनका इलाज जो है चल रहा था। ये घर पे ज्यादा रह के अपना इलाज करवा रहे थे। धीरे धीरे 2010 भी आ जाता है और इनका इलाज चलता रहता है। इसी बीच में पत्नी से और भी ज्यादा अनबन होने लगती है और पत्नी तलाक के लिए अर्जी दे देती है और पत्नी से तलाक हो जाता है। और इधर माता पिता और भी बूढ़े हो रहे थे। परिवार के जो बाकी लोग थे वह अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एक दिन मौका पाते ही मनीष मिश्रा अपने घर से निकल जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं और बताया जाता है कि वह इसी तरह से कहीं रोड पे, कहीं होटल के सामने, कहीं जो है हाईवे पे खड़े होकर भीख मांग के खा के अपनी गुजर बसर करने लगते हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं।
अधिकारी के तौर पे काम कर चुके हैं। वह भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 10 वर्षों तक वह व्यक्ति अपने घर पर कदम भी नहीं रखा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो उनके भाई थानेदार थे, जो अच्छे डिपार्टमेंट में थे, वह भी इनको अपने पास रखकर उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन जब मनीष मिश्रा को समय मिलता था, तो वह चुपचाप वहां से निकल जाया करते थे। यानी कि वह अपने परिवार पर शायद बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह वहां से निकल जाया करते थे धीरे से। किसी को पता भी नहीं चलता था, या कोई नहीं जानता था, जानना जानता था, या फिर यह कोई नहीं जानना चाहता था कि आखिर वह गए कहाँ। मतगणना के दौरान जो दो डीएसपी ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे, अचानक एक भिखारी मिलता है। वह भिखारी भिखारी नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश के एक पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी था, और उसको उन लोगों की तरफ से इलाज कराया जाता है, और उसके बारे में जो बातें थी वह सोशल मीडिया से वायरल होने लगती है, और कुछ लोग उनसे मिलने आया जाया करते थे। 2021 के बाद मनीष मिश्रा का क्या होता है, वह कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, यह कोई नहीं जानता है, और आज भी यह किसी को नहीं पता है। दोस्तों, इंसान को अपने अपने बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए। किसके सामने कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। हालांकि मनीष मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि वह अच्छे इंसान थे, और उनके बारे में ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं पता चलता है जिससे कि उनके चरित्र को और उनके छवि पे कोई भी दाग लगाया जाए और उनको चरित्रहीन बताया जाए। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनकी मनोदशा काफी बिगड़ी हुई थी। यह घटना एक सबक भी देता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे जमीन से जुड़े रहना चाहिए। उसके अंदर घमंड कभी नहीं आना चाहिए। पता नहीं वक्त कब किस करवट ले ले, यह कोई नहीं जानता है। इंसान को कब किस मोड़ पर यह वक्त खड़ा कर दे, यह भी कोई नहीं जानता है। किस वजह से उनकी मनोदशा खराब हुआ, किस वजह से उनकी ये स्थिति हुई, किस वजह से उनकी पत्नी ने उनको तलाक दिया, किस वजह से उनका परिवार के साथ रिश्ता टूटा, ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। बाकी आप लोग बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। यह काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और कुछ न्यूज